नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षित भारत के डेली करंट अफेयर कार्यक्रम में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वायुसेना का MiG-21 विमान कहां पर क्रैश हो गया है। तो इसका सही आंसर होगा सूरतगढ़, राजस्थान। राजस्थान के सूरतगढ़ में यह है क्रैश हो गया है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा देखें MiG-21 के बारे में, तो इसको मिकायान गुरेविच MiG-21 भी कहा जाता है। MiG-21 का पूरा नाम है और यह है सुपरसोनिक जेट फाइटर और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है और इसका डिज़ाइन है वो मिकोयान गुरेविच डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा किया गया था और यह सोवियत संघ की एक कंपनी है। इसके बाद अगर हम देखें कि इसका कहाँ पर बनाया गया, किस देश में है, नेशनल ओरिजिन कहाँ पर है, तो इसका सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ में बना है और इसका डिज़ाइन ग्रुप मिकोयान गुरेविच हो गया और इसकी फर्स्ट फ्लाइट थी वो 16 जून 1995 में हुई थी। और अगर हम इसको देखें तो यह इन सर्विस में है और 1961 में भारत ने इसका सोवियत संघ से आयात किया था। और इसके बाद अगर हम देखें तो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना सेंट्रल विस्टा परियोजना को किसकी अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2-1 के बहुमत से मंजूरी दे दी है। तो अगर हम बात करें किसकी अध्यक्षता में हुआ है, तो इसकी अध्यक्षता जस्टिस MM खानविलकर ने की थी और इस पीठ के अंदर 3 जजों की ये पीठ थी, बेंच थी, जिसके अंदर 2 अन्य न्यायाधीश थे जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी भी थे। और अगर हम देखें इसके अंदर तो ये जो 2-1 के बहुमत में तो 2 न्यायाधीश इसके समर्थन में थे और एक इसके विपक्ष में था। जो विपक्ष में जिन्होंने निर्णय दिया था वो जस्टिस खन्ना थे और जस्टिस SC बोबड़े है वो वर्तमान में भारत के CJI हैं। इस परियोजना पर रोक क्यों लगाई गई थी, तो वो कुछ पर्यावरणीय इश्यू को लेकर के रोक लगाई गई थी। अब हम थोड़ा सा इस योजना के बारे में देख लेते हैं कि सेंट्रल विस्टा परियोजना क्या है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उसमें क्या है, राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए संसद भवन, केंद्रीय मंत्रालयों के परिसर, प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास का निर्माण किया जाएगा। इतना जो बनेगा ये बिल्डिंग, इसकी कुल लागत 20,000 करोड़ मानी गई है और 7 दिसंबर को इस परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और 10 दिसंबर को क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका क्या किया था, शिलान्यास किया था। इसके बाद अगर हम देखें तो 2022 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने का अनुमान है और सितंबर 2019 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। अब हम देख लेते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसमें यहाँ पर ये नया संसद भवन बनेगा और यहाँ पर ये जो 2 है, यहाँ पर प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास बनेंगे और यहाँ पर कॉमन सचिवालय बनेगा, केंद्रीय सचिवालय बनेगा और यहाँ पर है वो PMO का नया कार्यालय बनेगा और यहाँ पर रक्षा भवन बनेगा, ये देखो। और यहाँ पर ये इंडिया गेट आ गया और इसके जस्ट सामने क्या है, नेशनल वार मेमोरियल है। तो इसके अंदर क्या है, इस योजना को अभी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है प्रणब मुखर्जी। ये पुस्तक की फ्रंट कवर की इमेज है जो हमने यहाँ पर लगा रखी है। इसको यहाँ इसलिए दिया गया है ताकि एग्जाम में आए तो सबसे पहले आपकी ये इमेज माइंड में आ जाए और आपको पर्सन याद करने में आसानी हो। इसमें प्रणब मुखर्जी ने अपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जो अनुभव महसूस किए थे उनको इस पुस्तक के अंदर साझा किया है। और प्रणब मुखर्जी की पिछले दिनों निधन हो गया था और रामनाथ कोविंद है वो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी है वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, वो भी भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। इस पुस्तक के हाल ही में चर्चा में रहने का कारण यह अभी बाजार में उपलब्ध हो गई है, इसलिए चर्चा में बनी हुई है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के गणतंत्र दिवस परेड में
बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वो है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। ये रहे। इन्होंने क्यों दौरा रद्द किया है? क्योंकि अभी क्या है कि कोरोना वायरस का जो दूसरा नया स्ट्रेन है वो ब्रिटेन में आ गया है और उसकी वजह से ब्रिटेन में दोबारा लॉकडाउन भी कर दिया गया है। उसी के मद्देनज़र बोरिस जॉनसन ने को यह यात्रा रद्द करनी पड़ी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन करके खेद जताया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और जो ब्रेल है वो जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके शिक्षा पद्धति है एक प्रकार की, उनको शिक्षा देने के लिए। और 4 जनवरी 1809 को लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। उनकी जयंती के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। और इस ब्रेल पद्धति की खोज 1824 में लुई ब्रेल ने ही की थी। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा लेह। नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की यह राजधानी है, वहाँ पर इसको क्या है स्थापित किया गया है। और इस मौसम विज्ञान केंद्र का क्या कार्य रहेगा? इसका कार्य रहेगा मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाना, भूकंप इत्यादि का अध्ययन करना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया है। नैनीताल में इसका क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। और इसके अंदर हम देखें तो उत्तराखंड के जो नैनीताल का हल्द्वानी है वहाँ पर 4 एकड़ में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ देश का पहला परागणकर्ता पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क को विकसित करने का उद्देश्य विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण करना है। इन प्रजातियों के संरक्षण के महत्व के बारे में सामान्य रूप से लोगों में जागरूकता पैदा करना और परागण के विभिन्न पहलुओं पर शोध को बढ़ावा देना। इसमें प्रवास के लिए खतरा और परागणकर्ताओं पर प्रदूषण का प्रभाव भी शामिल है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका में अपना कितवां वैज्ञानिक अभियान है वो शुरू किया है। और इसके साथ ही अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक अभियान के 4 दशक भी पूरे हो गए, यानी कि 40 साल भी पूरे हो गए हैं। तो यह इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 40वां। भारत ने अंटार्कटिका में अपना 40वां वैज्ञानिक अभियान है वो शुरू किया है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि यह अभियान जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान, समुद्री अवलोकन, विद्युत एवं चुंबकीय प्रवाह मापन, पर्यावरण की निगरानी आदि से संबंधित वैज्ञानिक परियोजनाओं में सहयोग करने तक ही सीमित है। साथ ही यह वहां मौजूद वैज्ञानिकों के लिए भोजन, ईंधन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने में मदद करेगा। भारतीय अंटार्कटिक अभियान की शुरुआत 1981 में डॉक्टर S.Z. कास्टिन के नेतृत्व में हुई थी और उसमें 21 सदस्य थे। वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के 3 स्थायी अनुसंधान बेस है, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, जिनमें से मैत्री और भारती वर्तमान में संचालित है।